इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सियासी तौर पर मामला लगातार गरमाया हुआ है। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है, विरोध कर रही है। पुलिस ने बाकायदा बैरिकेड लगाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की जुगत में पुलिस, तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर नीट पेपर लीक का विरोध करते हुए, नीट परीक्षा दोबारा कराई जाए ये मांग करते हुए, केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ये देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। संजय, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नीट पर्चा लीक के विरोध में सड़क पर उतरे हुए, अभी भी जारी है ये प्रदर्शन? बिल्कुल, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया ऐसे पुलिस बल ने, लेकिन अभी भी कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विक्रमादित्य मार्ग, जहां पर रोमाना में इस वक्त खड़ा हूं, वहां पर जमा हुए हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है और पुलिस बल बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। 3-3, 4-4 डीसीपीस की ड्यूटी लगाई गई, कई थानों का फोर्स है, कई सारी पीएससी को यहाँ पर लाया गया, वाटर कैनन लगाए गए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा प्रदर्शन हुआ भी, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अब यहाँ से बैरिकेडिंग हटा करके इस रास्ते को, इस यातायात को सामान्य किया जाए। चूँकि रोमाना ये जो विक्रमादित्य मार्ग है, ये बड़ा अहम रास्ता है लखनऊ का। यहाँ पर अखिलेश यादव का आवास है, वो सामने की तरफ अखिलेश यादव का आवास है। इसके अलावा यही जो रास्ता आगे की ओर मेरे जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुख्यालय। और देखिए यहाँ से जो कार्यकर्ता जो बचे खुचे थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मैं कहूँगा कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। और अब इस धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जा रहा है। सभी की मांग थी कि जो नीट परीक्षा है उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं उनको समाप्त किया जाए, और उसी को लेकर के यहाँ बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया था। मैं कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश भी करूँगा, जिनको इस वक्त पुलिस यहाँ से लेकर के जा रही है। क्या कहेंगे, यहाँ आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कहेंगे, क्या डिमांड थी आपकी, बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम फैज़ान अहमद मून है, पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य यूथ ब्रिगेड। आज हमारी ये मांग थी, प्रदर्शन था कि समाजवादी पार्टी युवाओं की हित की लड़ाई आज सड़क पे लड़ रही है। जो नीट के एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इसमें धांधली होती है, पेपर लीक हो जाता है। आखिर लगातार कैसे ये समस्या आती है? और देश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं यहाँ, प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर क्या कह रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? ये युवा ये जानना चाहता है। अगर ये सरकार नहीं चल रही, नहीं समझ रही, इस्तीफा दे दे, ताकि दूसरी सरकार है, कम से कम युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो, आगे चल के एग्ज़ाम जो है साफ सुथरा तरीके से कराए जाएँ, लोगों की मेहनत का फल उनको मिले। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कार्यकर्ता हैं। और रोमाना, जैसा आप पूछ रही थी, तो अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो सपा मुख्यालय के बाहर जमा हैं। उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल भी रोका गया है, जिससे कि ये जब तक प्रदर्शन पूरी तरह समाप्त ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं। तो लगातार कई घंटे ये प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों की संख्या में जो समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता हैं, युवजन सभा के कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अब इस प्रदर्शन को, इस कार्रवाई को समाप्त किया जा रहा है, और पुलिस बल लगातार इस रास्ते को सामान्य करने की कोशिश में। एक बार फिर से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उस ओर की तस्वीरें दिखाने, जिधर गौतमपल्ली थाना है। बैरिकेडिंग को धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन सबको यहाँ से हटा दिया गया। प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, हैं? क्या डिमांड थी, क्या मांग को लेकर प्रदर्शन था? कहाँ से हैं आप? हम जालौन से। क्या नाम है आप? हमारा कौशल किशोर प्रजापति। क्या विषय था जिसको लेकर के यहाँ आए? यही बराबर पेपर लीक हो जाता है, हम लोग पेपर दे के छात्र जाते हैं, घर नहीं पहुँच पाते, पेपर लीक बराबर। इसी नीट का जो पेपर है, चुनावों में असर देखने को मिला था। पेपर लीक की बात को अखिलेश यादव ने काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाया था, चुनावों पे उसका कुछ असर था? असर क्यों नहीं होगा? हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गए आज, और बराबर चाहे वो छात्र के हो, किसान के हो, बराबर मुद्दे उठाते रहेंगे। वो लीक हो जाते हैं पेपर, ये बात आप लोग कहते हो लगातार, क्या लगता है? काम है वो सुरक्षित ही नहीं रख पाते हैं। कभी भी एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो आउट ना हुआ हो, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। ये सरकार का कोई काम नहीं है। सरकार रोजगार देना नहीं चाहती, हम आपको बताएं, सरकार हम लोगों को रोजगार, नौकरी देना नहीं चाहती। सरकार उद्योगपतियों की है, बेचना नहीं चाहती होगी तो फिर पेपर क्यों करा रहे? पेपर भी तो लगातार हो ही रहे हैं। कहाँ हो पाता है पेपर? नहीं हो पाता, लीक हो जाता पहले ही। कहते पेपर वो सिर्फ हवा ही काम है, नौकरी नहीं देना चाहती है। उद्योगपतियों के यहाँ हमको मजदूरी पे रखना चाहती है। ठीक है, तो ये नाराजगी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सड़क पर उतरे हुए विरोध सरकार का कर रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जो टीम है ईओयू से टेक ओवर करने के बाद आज पटना एसएसपी को सीबीआई दफ्तर में तलब किया गया है।
सीबीआई ने कल ही नीट पेपर लीक कांड का टेक ओवर किया। नीट पेपर लीक जांच मामले को लेकर एसएसपी से सीबीआई कई अहम दस्तावेज और जानकारियां ले रही है। सीबीआई के कई बड़े अधिकारी आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंचे हुए हैं। तो ईओयू के दफ्तर में सीबीआई के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो बिहार के एसएसपी हैं उनसे भी जानकारियां ली जा रही हैं। तो कुल मिलाकर नीट पेपर लीक का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है दो फ्रंट पर। एक तरफ जो सियासत इस मुद्दे पर हो रही है और दूसरी तरफ जो जांच इस मामले में की जा रही है। लेकिन इस सब के बीच अधर में छात्रों का भविष्य है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि रद्द हो नीट इम्तिहान। विवाद का यही एक समाधान प्रोफेसर साहब? राजनीति करने का हक है और वो कर रहे हैं, सड़कों पे भी कर रहे हैं और आसपास जितना भी वो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहें कर लें। लेकिन ये जो विवाद है और ये जो समस्या है वो दरअसल हमारी परीक्षा व्यवस्था, हमारे शैक्षणिक व्यवस्था और उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न है। और इस विश्वसनीयता को बनाने के लिए ये वन स्ट्रोक ऑफ अ पेन में कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इसलिए जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, आप खुद ही बता रही हैं कि सीबीआई भी कार्य कर रही है, एनटीए के ओवरऑल के लिए भी एक समिति गठित की गई है। तो सरकार अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रही है कि जिस भी प्रकार से हो सके इसको हम एक ऐसा इसका सोल्यूशन निकालें जो लॉन्ग टर्म हो, दूरदर्शी हो और जिससे कि विश्वसनीयता जो है वो स्थापित हो सके। तो ये राजनीतिक दलों का अपना एक तरीका होता है एजिटेट करने का, राजनीतिक दल का हक भी है वो करने का। लेकिन जहाँ तक ये इन सब चीज़ों का प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी ना की जाए और इसको समय लेके लेकिन इस प्रकार से समाधान किया जाना चाहिए ताकि ये आने वाले समय में कभी भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक, विजय सर? बिल्कुल ठीक बात है। सबसे बड़ी बात है क्रेडेंशियल्स की, क्रेडिबिलिटी की बात है। जब इतना बड़ा इलेक्शन हो रहा है तो उस पर हमारे जो लोग हैं, बच्चे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भरोसा होना चाहिए। और अभी जितनी सारी बातें आई इस पूरे विवाद के दौरान, उसमें पूरा विश्वास हमारा डगमगा गया है। तो बेहतर हो उस सिस्टम पर पहले तो जो गड़बड़ियाँ हुई उन सवालों का जवाब मिले, उन सवालों में जो गड़बड़ियाँ की, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एक नया फुल प्रूफ सिस्टम ऐसा लेकर लाया जाए जिसमें पॉलिटिक्स नहीं हो और एक अच्छा सिस्टम बने ताकि आगे भविष्य में ये बड़ा काम हो सके। क्योंकि हर दिन पेपर लीक होना या सिस्टम में गड़बड़ी होने से हमारे जो छात्र हैं, जो परिवार हैं, उनका भी एक बड़ा मेंटल टॉर्चर भी होता है और पूरा सिस्टम हमारा गड़बड़ा रहा है। और डॉक्टर्स का जो सिस्टम है या इंजीनियर्स का सिस्टम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है परीक्षा की। उसमें बेहतर सिस्टम बनाने की ज़्यादा जरूरत, जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, जल्दी ना करें, एक नए तरीके से मजबूत सिस्टम बनाया जाए। और इसकी शुरुआत जो है वो नीट का पेपर जिसको लेकर ये पूरा का पूरा विवाद इस समय चल रहा है, वो कम से कम पेपर रद्द किया जाए, पहला कदम उठाया जाए। देखिए, शिक्षा मंत्रालय को राजनीतिक चश्मा उतार के सामाजिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा और मुझे लगता है वो जो अभी विजय जी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे, विश्वसनीयता की, मुझे लगता है उसी संकट में फंसे होने के कारण वो किसी तरह से कमेटी बना के सारी चीज़ें करके सीबीआई को दे के वो प्रतीक्षा कर रही है 8 जुलाई की। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले उस निर्णय के आधार पे हम कदम बचाएं, उससे हमारी गर्दन बची रहेगी। तो जब आप अपनी गर्दन बचाने की तरफ जाएंगे तो आप फिर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे बात यह है, पेपर लीक इस समय पर भारत में बीमारी की तरफ फैल रहा है, तो उस बीमारी को कहाँ से रोकेंगे? उस बीमारी को रोकने के लिए आपको पूरे नेटवर्क को खंगालना पड़ेगा और वो नेटवर्क कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय से लेके और नीचे तक जाएगा। इस बार मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि बिहार में इस बार पहली बार पेपर को डिजी लॉक में रखा गया, लेकिन एक ही टाइम पे तीनों डिजी लॉक खुलना था लेकिन वो डिजी लॉक नहीं खुले और उसको काट के पेपर निकाला गया। तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब डिजिटल लॉकर में ही पेपर सुरक्षित नहीं है, कोई पहले ही छेड़छाड़ कर चुका है, तो आप पेपर कहाँ रखेंगे? कैसे आप पूरी तरह से सुरक्षित परीक्षा करा पाएंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है सर, चुनौती भी बनी हुई है सरकार के लिए। चुनौती सब बड़ी विश्वास का सवाल है, क्रेडिबिलिटी का सवाल है और इस पे राजनीति नहीं हो रही है। एबीवीपी तो सरकारी संगठन का समर्थक संगठन है, वो सड़कों पर है। इस पे तो पूरा कंसेंसस है देश का। इसमें मुझे नहीं लगता कि रूलिंग पार्टी की तरफ से कोई बात ना कही गई हो, लेकिन अपेरेंटली खुद मिनिस्टर साहब ने एक्सेप्ट किया है, ये हुआ है, उसकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। तो अब कोर्स करेक्शन होना चाहिए और ये मैसेज आना चाहिए कि आइंदा इस तरह से ना हो। मैं रोक रही हूँ सर, आपको जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस वक्त केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ये सारे लीडर्स हम लोग सब थे
वहाँ कांग्रेस के नेता ने आकर के कंडीशन लगाया कि अब डिप्टी स्पीकर पोस्ट देने से तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये जो आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव अलग प्रक्रिया है, डिप्टी स्पीकर का बाद में अलग से होते हैं, तो उसको जोड़ना भी ठीक नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर नामांकन भराया है तो दुख की बात है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर के आज तक चुनाव नहीं हुआ है और एक कंसेंसस के माध्यम से ही स्पीकर का नियुक्त होता है। तो आपने सुना यहाँ पर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि साहब विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं ये शर्त रखी जा रही है कि साहब स्पीकर को हम तभी समर्थन करेंगे जब आप डिप्टी स्पीकर का पद हमें देंगे। तो इस तरीके से शर्तों के साथ तो सदन नहीं चल सकता। तो यहाँ पक्ष और विपक्ष में ये जो तनातनी है उसी का नतीजा ये कि स्पीकर पद के लिए पहली बार हम चुनाव होता हुआ देखेंगे। कल सुबह 11 बजे का समय तय हुआ है और इस बीच वो खबर जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, पेपर लीक वाला मामला, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर चिट्ठी भी लिखी है। ममता बनर्जी ने नीट यूजी को खत्म करने और राज्यों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की पुरानी व्यवस्था बहाल करने पर विचार करने की मांग की है। तो जो पहले का पैटर्न रहा एग्जामिनेशन का, उसी को दोबारा से बहाल किया जाए, जहां पर राज्य जो हैं वो अपने अपने स्टेट्स में एग्जाम करवाते थे, उस पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की मांग जो ममता बनर्जी की तरफ से इस चिट्ठी के जरिए पीएम से की गई। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम। सवाल ले आइए जरा, वो सवाल जिस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, पुराने पैटर्न पर एग्जामिनेशन, पेपर लीक का यही सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या प्रैक्टिकल नजर आता है? क्योंकि इसमें तो खामी थी कि साहब वो वेरिएशन आ जाता है, आप सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पूरे देश के लिए एक एग्जामिनेशन का पैटर्न लाया गया था। अब दोबारा उसी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, यही विकल्प है? देखिए, वो समस्या इसलिए भी आती है रोमाना, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है और समवर्ती सूची में होने के कारण राज्यों का भी अपना एक तरीका होता है शिक्षा पद्धति को संचालन करने का और केंद्र का भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई एक रूपता नहीं होती और एक कोई मानकीकरण नहीं हो पाता, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। इसीलिए कोशिश की गई थी कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया जाए तो कम से कम स्टैंडर्डाइजेशन होगा और कम से कम उसका एक यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन समस्या आ गई है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बढ़कर इस परीक्षा को आप एक तरफ तो इसका आईटी से रिलेटेड करना होगा, लेकिन उससे भी बढ़कर परीक्षा का प्रारूप भी बदलने की सोच करनी होगी। आप देखिए, पूरे वर्ल्ड ओवर जो इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं उसमें आजकल एडेप्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और एडेप्टिव टेक्नोलॉजी होता है कि जैसे जैसे कोई अभ्यर्थी है वो उसकी कठिनाई लेवल जो है प्रश्नों का बढ़ता जाता है और कठिनाई लेवल के आधार पर फिर उसका स्टैंडर्डाइज एक मूल्यांकन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत जिस प्रकार से आईसीटी में और जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगातार तरक्की करता जा रहा है, अब ये समय आ गया है। इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा कि थोड़ा रुक कर, थोड़ा संभल कर, थोड़ा सोच कर बिल्कुल दूरगामी उपाय करने चाहिए, ताकि इस प्रकार की पूरी समस्या, ताकि उसमें चोरी का, नकल करने का, जल्दबाजी ना हो और एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो हासिल करने की यहाँ पर कोशिश की जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, देश का भविष्य, देश के युवा, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला सीधा सीधा। देखिए, इमरजेंसी के 50वीं बरसी पर आज बीजेपी काला दिवस मना रही है। बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें हैं। यहीं पर अब से कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और लोकतंत्र का काला दिवस, उसको लेकर यहां अपनी बात रखेंगे। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस को देश कभी माफ कर नहीं सकता। जिस तरीके से लोकतंत्र पर काला धब्बा 25 जून 1975 पर लगाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, और इससे पहले कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए ये मुद्दा भी तय कर दिया था। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। 25 जून को
भारत के लोकतंत्र पे जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। ये देखिए। और ऐसे में अब सवाल जिस पर हम बात करेंगे, आपातकाल की बरसी कांग्रेस की दुखती रग छेड़ी, मतलब वो विपक्ष जो इस पूरे 24 चुनाव में विजय सर संविधान की रक्षा हमें करनी है, संविधान की दुहाई देकर चुनाव मैदान में उतरा, उसी को घेरने के लिए वो इमरजेंसी और आपातकाल वाला जो मुद्दा है, तो कांग्रेस पर सीधा वार है। बिल्कुल सीधा वार है। और यदि आप ये पिछले चुनाव देखें, हमारे 2024 के आम चुनाव, तो उसमें जब भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, तो उसी को यूज करते हुए कांग्रेस और विपक्ष ने कहा कि भाई ये संविधान बदलने वाले हैं, और उसका एक बड़ा असर भी दिखाई दिया जब लगा कि संविधान बदलने के बाद आरक्षण खत्म किया जाएगा, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मोटे तौर पर उठाना पड़ा। तो उसका जो जवाब है, और जब कल शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर घूम रहे थे, तो उसका जवाब देने के लिए जब आज मौका आ गया कि इमरजेंसी की बरसी, हालांकि अभी 49 साल पूरे हुए, 50वें साल आज से शुरू हो रहा है, तो उसको याद करते हुए, क्योंकि वो कांग्रेस अपने उससे इतिहास से नहीं मिटा सकती है। और ये कहना कि नहीं अब 50 साल बाद याद नहीं करना चाहिए, तो इतिहास को याद करने से आप एक नया इतिहास लिख सकते हैं। अगर आप इतिहास को भूलने की कोशिश करें, हालांकि अभी जो 282 नए सांसद आए, उसमें से हो सकता है बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी के बारे में कोई जानकारी भी नहीं हो, लेकिन ऐसे में महत्वपूर्ण ही हो जाता है राकेश जी कि क्या इमरजेंसी की बात करके कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल सकती है सरकार? कांग्रेस ये मान के चल रही है कि 1975 का जो दर्दनाक दौर था, उस दौर की पीढ़ी के लोग या तो जर्जर हो गए हैं या गुजर गए हैं। तो उसको ये लग रहा है कि अब आपातकाल याद नहीं रहेगा। नई पीढ़ी को नहीं पता कि 1975 में कितनी दुखदाई घड़ी थी। कांग्रेस का हाल वो है कि बाड़ी फसल खा के खेत का बचाने का जो दावा करती है, सेम वही है। आप संविधान को लांघ कर 1975 में इस देश में बिल्कुल अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की, असीम शक्तियां इंदिरा जी ने हासिल की, और एक रात में लाखों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज वही कांग्रेस संविधान बचाने का दावा कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने भी किया कि देश को जेलखाना बना दिया था। सर जरा सा सुनाना है हमें दर्शकों को, ये इंडिया गठबंधन की तरफ से स्पीकर पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार के सुरेश, जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है, उन्हीं से खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है, सुनाते हैं आपको। इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं के सुरेश सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सच इलेक्शन इज हैपनिंग। इज द फर्स्ट टाइम? Yeah, according to my knowledge, this is the first time in the 18th Lok Sabha Speaker post is going to election. So what's the reason behind it? Because NDA and government is saying that we approached to Congress party and as well as senior leaders for the consensus. They approached to our leadership. At that time, we also told the NDA leadership, Speaker post we will support you, but at the same time, Deputy Speaker is right for opposition. You have to give a Deputy Speaker. Then Rajnath Singh, who was initiated to talk to ruling party, he said, okay, I will talk to leaders and come back. But he never come back to. But that's a convention. That's not the rule in the Lok Sabha to give Deputy Speaker post to opposition parties. There is a convention, right, not a rule. Right. But convention is not following this government. Even pro-tem speaker also, they are not followed the convention. So, but the number game is with the NDA. No, that number is not an issue. Right. But the convention is most important. Right. Lok Sabha speaker and deputy speaker, they are the ruling party and opposition party. So they are, these
After they elected the speaker and deputy speaker, they don't have any party affiliation. They are independents. So the house is everybody. Speaker and deputy speaker is having every members. So what's the reason behind? Okay. So के सुरेश का साफ तौर पर ये कहना कि ये एक पद्धति थी जिसका जो है निर्वहन नहीं किया गया और इसी वजह से चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। उनको भी पता है कि नंबर भले ही जो है इंडिया गठबंधन के पास ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पद्धति का उल्लंघन किया जा रहा था सरकार की तरफ से, इस वजह से वो बने हैं इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार। सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।